नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। कल ही हमने स्टार्ट किया था लूसेंट का जनरल नॉलेज और चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं इसको, ताकि जल्दी से एग्जामिनेशन आने से पहले इसका रिवीजन हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये सीरीज़ हेल्पफुल होगा, जैसे कि बिहार सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स वाले, बिहार सब इंस्पेक्टर मेंस वाले स्टूडेंट, बीपीएससी प्रीलिम्स वाले स्टूडेंट, फिर इन्फोर्समेंट दरोगा की जो एग्ज़ाम है उसमें भी हेल्प करेगा ये। फिर बिहार में और भी बहुत सारी वैकेंसी आई है। तो लूसेंट एक बुक है जो कि बाइबल है और ये बहुत रिवाइज्ड नोट्स टाइप का है। मतलब ये आपको इसको पढ़ने के बाद आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अलग से कुछ नोट्स नहीं बनाना होगा, आपको हाईलाइट करके रख सकते हैं, वहीं पे मार्क करके रख सकते हैं। और ये बुक बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली भी इसलिए है, और आई कैची जो इसका स्क्रिप्ट है उसके वजह से बहुत अच्छा लगता है, और रिवीजन भी अच्छे से हो जाती है, अच्छे से पढ़ाई भी हो जाती है। तो इस बुक को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आपके पास अगर ये बुक है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो आप हमारे चैनल्स के साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ से ये PDF डाउनलोड करके आप इसको घर पे ही स्टडी कर सकते हैं अभी से, ताकि एग्जामिनेशन से पहले आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। तो आज हम क्या करेंगे, हमने स्टार्ट किया है, एक तो 8 बजे वाली सीरीज़ की है, दूसरा सीरीज़ भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि जल्दी से चैप्टर को कंप्लीट भी करना है। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम देखेंगे बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। तो बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को देखेंगे हम, और फिर उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो आइए चलिए देखते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि बुक में मतलब बायोलॉजी जो यूनिट है इसमें 8th यूनिट है, और इसमें आज का जो चैप्टर है इसमें हम देखेंगे बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस को। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो पहला पॉइंट है यहाँ पे, बायोलॉजी दैट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग बीइंग्स आर स्टडीड। ठीक है, तो बायोलॉजी एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम लिविंग बीइंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लिविंग बीइंग्स का ये भी मतलब है कि एनिमल्स तो है ही, प्लस प्लांट भी लिविंग बीइंग्स हैं। तो इसमें प्लांट की स्टडी और एनिमल की स्टडी दोनों की स्टडी करते हैं हम बायोलॉजी में। फिर बायोलॉजी जो है ये 2 वर्ड से लिया गया वर्ड है, मतलब ये 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसमें कि बायो उसका मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। दैट यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देयरफॉर स्टडी ऑफ लाइफ इज़ बायोलॉजी। द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय लामार्क एंड ट्रिवेरनस इन द ईयर 1801। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे एक पोटेंशियल क्वेश्चन मिल रहा है हमें कि बायोलॉजी टर्म को किसने कॉइन किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इनका नाम हो जाएगा LNT, आप याद रख सकते हैं, लामार्क एंड ट्रिवेरनस। ठीक है, और ये कब हुआ था, 1801 में हुआ था। बायोलॉजी के 2 मेन ब्रांचेस हैं। पहला तो बॉटनी है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ते हैं, और प्लांट की स्टडी जो होती है उसको बॉटनी कहते हैं। और ये जो बॉटनी है, बॉटनी के फादर किसको माना जाता है, थियोफ्रास्टस को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको एक पोटेंशियल क्वेश्चन मिल रहा है। फिर देखिए जूलॉजी जो ब्रांच है इसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। जूओस का मतलब एनिमल, और एरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं और जूलॉजी भी हैं। देखिए यहाँ पे 3 पोटेंशियल क्वेश्चन मिल गया है। एक तो एक सेकेंड, एक तो तो यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया। एक तो आपको यहाँ पे मिल गया है कि बायोलॉजी को किसने फर्स्ट कॉइन किया था, लामार्क और ट्रिवेरनस ने। फिर फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। जूलॉजी के फादर किसको कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। जूलॉजी में क्या करते हैं हम, जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ बायोलॉजी तो नहीं है, ये ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, तो लेट इट बी। सबसे पहला जो ब्रांच है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमारे अंदर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें जो हम इंटरनली पढ़ते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को,
इंटेस्टाइन हुआ, स्टोमक हुआ, तो उसके लेयर्स होते हैं, पेरिटोनियम होता है, फिर मस्कुलर जो लेयर होता है उसको पढ़ते हैं हम, इपिथेलियम, ये सब जो लेयर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको अगर हम पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एनाटॉमी बोलेंगे। और जब हम बाहर के फॉर्म्स को पढ़ेंगे, ठीक है, जो बाहर के फिजिकल फॉर्म्स हैं तो उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। जब हम बॉडी के फिजिकल फंक्शंस को पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको फिजियोलॉजी बोलेंगे। वो आगे मिल जाएगा हमें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जो ब्रांच है ये कौन सा है। एग्रोलॉजी होता है, इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें सॉइल साइंस डीलिंग स्पेशली विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन अगर हम पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं एग्रोलॉजी। और फिर दूसरा एग्रोनॉमी, उसमें क्या पढ़ते हैं, साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट है एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। तो पहला जो था सॉइल साइंस पढ़ते थे लेकिन उसमें प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप को मेनली पढ़ा जाता था। बट एग्रोनॉमी में क्या होगा कि सॉइल मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप भी देखेंगे। नेक्स्ट है एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम ग्रास के बारे में पढ़ते हैं। घास जो होता है, घास की पढ़ाई अगर करता है कोई तो उसको एग्रोस्टोलॉजिस्ट बोला जाएगा। फिर नेक्स्ट है आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी का मतलब होता है जो ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जॉइंट है ना, जैसे हमारा इल्बो जॉइंट है, हमारा शोल्डर जॉइंट है, तो ये सब जॉइंट की अगर हम पढ़ाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्थ्रोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एपिकल्चर, ठीक है, एपिस का मतलब ही होता है बी। तो यहाँ पे रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी जो पढ़ते हैं, ये पढ़ाई को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एपिकल्चर, ठीक है। मतलब जो बी होते हैं उसकी रियरिंग को पढ़ा जाता है और उससे क्या निकलता है, हनी बी से हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है। तो इस स्टडी को एपिकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है कि हम पढ़ते हैं ओरिजिन, डेवलपमेंट और रिलेशनशिप जो है हमारा कल्चरल पास्ट और प्रेजेंट ह्यूमन में जो रिलेशन रहा है इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। ओरिजिन पढ़ेंगे हम, फिर डेवलपमेंट पढ़ेंगे और पास्ट से और प्रेजेंट ह्यूमन में जो रिलेशनशिप रहा है वो पढ़ेंगे हम। तो उस वैसे स्टडी को क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में हम क्या करेंगे, एंथोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फ्लावर और फ्लावरिंग प्लांट को, ठीक है। तो जब भी स्टडी करेंगे फ्लावर और फ्लावरिंग प्लांट को तो उसको बोलेंगे हम एंथोलॉजी। फिर नेक्स्ट है एंजियोलॉजी, ठीक है। एंजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम पढ़ेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जिसमें आर्टरीज और वेन्स को पढ़ेंगे। कैपिलरीज भी होती है इसमें, यहाँ पे लेकिन मेंशन नहीं किया हुआ है। तो आर्टरी और वेन और कैपिलरी की स्टडी जो हम करते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की जो स्टडी हम करते हैं, इसको हम बोलते हैं एंजियोलॉजी। नेक्स्ट है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी, एंड्रोस वर्ड का मतलब ही होता है मेल, और जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ते हैं हम तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंड्रोलॉजी, ठीक है। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट ब्रायोलॉजी। यहाँ पे ब्रायो वर्ड है, इससे आप पता लगा लीजिएगा कि ब्रायोफाइट्स की ही पढ़ाई होती है। ब्रायोफाइट प्लांट किंगडम जब हम देखेंगे तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि एक डिवीज़न ही है प्लांट का, ब्रायोफाइट्स। उसके बाद पहले थैलोफाइट आता है, फिर ब्रायोफाइट्स आते हैं, फिर टेरिडोफाइट्स आते हैं, ठीक है। लोअर किंगडम के प्लांट्स हैं ये, तो वो हम जब डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम तब देख लिया जाएगा। अभी फ़िलहाल ब्रायोलॉजी में हम क्या करते हैं, ब्रायोफाइट्स की स्टडी करते हैं। फिर बायोमेट्रिक्स क्या होता है, बायोमेट्रिक्स में स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हम करते हैं और उसको क्या बोला जाता है, बायोमेट्रिक्स। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में देख लीजिए क्या होता है, प्रोडक्शन एंड डिज़ाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट फॉर ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट्स इन मैन, दैट इज़ आर्टिफिशियल लिम्स, आयरन लंग, पेसमेकर। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग है और बायोमेडिकल है, तो इसमें ये पता चलता है कि जो भी ऑर्गन की ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोगों का ऑर्गन डिसफंक्शनल हो जाता है, तो नया भी अब इंजीनियरिंग के थ्रू यही पॉसिबल हो गया है कि कोई इक्विपमेंट बना के वहाँ पे फिट कर दो और फिर वो फंक्शनल करता है ऑर्गन की तरह ही। तो ये वाली जो स्टडी होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग।
फिर नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं हम, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करके मॉलिक्यूलर लेवल पे और फिर अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स उसमें बनाया जाता है। जैसे कि बहुत अभी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, आप देख सकते हैं मार्केट में आप जाइएगा तो पहले हम देखते थे बहुत, जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे तो पहले वाला जो ये रहता था, जैसे मार्केट से मान के चलिए कि मार्केट से टमाटर आया तो वो तुरंत से राइप हो जाता है। बट अभी वाले जो बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आते हैं ये बहुत सस्टेनेबल होते हैं और इन्वायरमेंटल चेंजेस को रेजिस्ट कर पाते हैं। तो अभी वाले जो आपको टोमेटो दिखेंगे वो जल्दी राइप नहीं होते। और ऐसे बहुत सारे वैरायटी हैं, कॉटन है और ब्रिंजल है, बहुत सारे ऐसे वैरायटी हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं और उसको आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही मैनिपुलेट करते हैं हम मॉलिक्यूलर लेवल पे और अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए उसको यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बैक्टीरियोलॉजी। यहाँ पे वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि बैक्टीरियोलॉजी है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरियाज के बारे में ही पढ़ेंगे। साइटोलॉजी, साइटोस का मतलब होता है सेल, तो सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी हमें डिटेल में भी पढ़ना है। सेल और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑर्गेनल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। कुछ प्लास्टिड्स के बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये जो क्रोमोसोम्स होता है, डीएनए, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, वो सब हम आगे देख लेंगे। यही सब की पढ़ाई जो होती है वो साइटोलॉजी में होती है। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रायोबायोलॉजी। क्रायोबायोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म एट देयर प्रिजर्वेशन। तो क्रायोबायोलॉजी में क्या होता है कि टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है और -256 -273 ऐसे टेम्परेचर पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको प्रिजर्व किया जाता है। और तो ये जो पढ़ाई होती है इसको क्या बोला जाता है, क्रायोबायोलॉजी बोला जाता है। फिर क्लोन, अच्छा ये टर्म है, ये स्टडी नहीं है, ये कोई ब्रांच नहीं है। क्लोन क्या होता है, तो क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन। तो क्लोन में क्या होगा कि आपको दिखेगा कि जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल है, दो लोग जो है, एक का क्लोन अगर बनाते हैं तो वो एकदम सिमिलर रहेगा, जो ओरिजिनल वाला फॉर्म है उससे अगर सेल लेके जनरेट किया जाता है दूसरा मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो वो सिमिलर रहेगा अपने ओरिजिनल पीस से। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्लोन बोलते हैं। जेनेटिक्स में इसे और अच्छे से हम लोग देखेंगे। कार्डियोलॉजी में क्या करते हैं, इसमें कार्डियोस का मतलब हर्ट होता है, स्टडी ऑफ हर्ट करते हैं हम कार्डियोलॉजी में। डेमोग्राफी, डेमोज का मतलब होता है पॉपुलेशन या पीपल, और ग्राफोलॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो हम जब स्टडी करते हैं पॉपुलेशन की तो उसे कहते हैं डेमोग्राफी। डिफ्यूज़न में क्या होता है, डिफ्यूज़न इज़ अ टर्म, इट इज़ नॉट बायोलॉजी का ब्रांच बट इट इज़ अ टर्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयन या गैस जो होते हैं, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है। ठीक है, जिधर ज़्यादा मॉलिक्यूलर होगा कंपोनेंट या फिर आयन या फिर गैस या फिर यही कुछ, तो ये कैसे मूव करेगा, सेल में मूवमेंट किस तरीके से होता है, तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है। आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न पढ़ना है, फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सब भी देखना है बट नेक्स्ट चैप्टर में। डर्माटोलॉजी में क्या करते हैं, डर्मास का मतलब होता है स्किन, इसमें स्टडी करते हैं हम स्किन की, तो उसको बोला जाता है डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में क्या करते हैं हम, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में हम ये करते हैं, ये प्लांट से रिलेटेड है, ये एनिमल में नहीं होता है। इसमें क्या किया जाता है कि एनुअल ग्रोथ देखा जाता है। जो प्लांट जो होता है, मतलब ट्री अगर है तो उसको चॉप करके उसमें देखा जाता है कि एनुअल रिंग कितने हैं, जिसके वजह से पता चलता है जो प्लांट है उसका एज पता चलता है एनुअल रिंग पे। ये तो अपना इधर डिटेल में नहीं पढ़ना है बट उसमें बहुत सारा कैम्बियम
और जाइलम फ्लोएम का स्ट्रक्चर बदलते रहता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि ये प्लांट कितना एज का है। तो ये वाली जो पढ़ाई होती है इसको हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी को तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब जब एग्ज़ामिनेशन में पैटर्न चेंज हो रहा है तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है किसी भी एग्ज़ामिनेशन में, तो इसको भी हम अच्छे से करेंगे। अभी देखते हैं कि इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर इन्वायरमेंट। तो जब लिविंग बीइंग और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, एक ह्यूमन है या फिर एक एनिमल है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है और वो इन्वायरमेंट में है, इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, तो ये वाला जो रिलेशन होता है इसको हम कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम स्टडी करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, वेरिएशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज़। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। ठीक है, लाइफ कैसे आया, जैसे कि अर्थ बना, फिर अर्थ पे हम लोग शुरुआत से तो नहीं है, इवोल्यूशन होके आया है। पहले कोसर्वेट्स होते थे, फिर वो मॉडिफाइड होते गए, ऑर्गेनिज्म बना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, फिर टिश्यूज़ डेवलप होने लगे, फिर ऑर्गन्स, और फिर ह्यूमन भी डेवलप हुए। तो ह्यूमन में भी पहले नेंडरथल मैन आए, जावा पैकिंग मैन आए, और फिर तब जाके हम अभी क्रो-मैग्नन मैन पीरियड में हैं। तो ये सब जो है ये इवोल्यूशन है। ये जो हम पढ़ते हैं फेज वाइज डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, इसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन में ये सब पढ़ाई आती है। नेक्स्ट एम्ब्रायोलॉजी, इसमें क्या होता है? इसमें एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है, जिसमें कि हम फर्टिलाइजेशन ऑफ एग देखते हैं। फिर एग जो फर्टिलाइज हो जाता है फिर जाइगोट बनता है। ठीक है, मोरुला होता है, फिर ब्लास्टुला स्टेज आता है, तो फिर गैस्ट्रुला स्टेज होता है, फिर डेवलपमेंट होने लगती है, फिर एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये सब जो स्टडी हम करते हैं उसमें उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। फिर यूजेनिक्स क्या होता है? तो यूजेनिक्स में हम ये करते हैं कि ह्यूमन रेस जो है इसके इम्प्रूवमेंट कैसे हो, ह्यूमन रेस का इम्प्रूवमेंट कैसे हो। तो ये सब जो फैक्टर्स होंगे, जो काउजेज़ होंगे, किस तरीके से ह्यूमन रेस को डेवलप करना है, ये हम जो साइंस पढ़ेंगे उसको यूजेनिक्स बोलते हैं। फिर यूथेनिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन दैट कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो इस यूजेनिक्स और यूथेनिक्स में क्या डिफरेंस हो गया? अगर हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे और उसके वजह से ह्यूमन रेस में, ठीक है, ह्यूमन के पूरे रेस में अगर इम्प्रूवमेंट आता है तो उसको यूजेनिक्स बोलेंगे। और अगर इन्वायरमेंट कंडीशन को पढ़ते हैं और उसके वजह से ह्यूमन रेस में डेवलपमेंट आता है तो उसको यूथेनिक्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है? फैक्टर्स अगर पढ़ना है तो यूजेनिक होगा, अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन को स्पेसिफिकली पढ़ना है तो उसको यूथेनिक्स कहेंगे। फिर यूफेनिक्स क्या होता है? यूफेनिक्स होता है ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव ऑर्गन्स ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्ट्स इन हेरिडिटरी थ्रू जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यूफेनिक्स में क्या होगा कि जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है और उसमें डिफेक्ट देखा गया है, तो उसको क्या करेगा कि उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस ला दी जाएगी ताकि जो हेरिडिटरी प्रोसेस से जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है डिफेक्टिव जीन, उसमें चेंज हो जाए और वो पास होना बंद हो जाए। या ट्रीटमेंट, जिसको क्या एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जीन का ट्रीटमेंट करते हैं हम, और वो कहाँ करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, कौन से स्टडी में करते हैं? यूफेनिक्स में करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एथनोलॉजी। ठीक है, एथनोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट रेसेस ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन के जितने भी रेसेस हैं वो सब हम पढ़ने वाले हैं एथनोलॉजी में। फिर इथोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? एनिमल का बिहेवियर जो होता है, नेचर जो हैबिटेट में उसका बिहेवियर है उसको हम पढ़ते हैं इथोलॉजी में। बहुत कुछ है, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लॉक है, स्लीपिंग पैटर्न है, फिर एक जो रिलेशन होता है ये एनिमल का अपने ऑफस्प्रिंग के साथ, ये सब देखते हैं। और भी बहुत रिप्रोडक्टिव मैकेनिज़्म देखते हैं। ये सब हम देखते हैं कौन से स्टडी में? हम ये सब देखते हैं इथोलॉजी में। ठीक है, एनिमल की जो बिहेवियर होती है वो हम देखते हैं इथोलॉजी में। फिर इसियोलॉजी में क्या देखते हैं? इसियोलॉजी एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा बायोलॉजी का
ब्रांच है जिसमें हम डिजीज़ के काउजेटिव एजेंट को देखते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, इसियोलॉजी। फिर एंटोमोलॉजी में क्या करते हैं, एंटोमोलॉजी में इंटॉस का मतलब ही होता है, एंटोमॉस का मतलब ही होता है इंसेक्ट, तो इंसेक्ट की पढ़ाई अगर करते हैं हम तो एंटोमोलॉजिस्ट कहा जाता है उसको। फिर एक्सोबायोलॉजी में क्या किया जाता है, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस। तो हमारा जो अर्थ है यहाँ पे तो लाइफ है, ये सब लोग जानते हैं, ये देख रहे हैं, बट इसके बाहर, अर्थ के बाहर स्पेस में कहीं पे लाइफ है या नहीं है, ये सब चीज़ों को देखना और एविडेंस जुटाना, ये सब जो करते हैं हम, वो स्टडी को हम बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। फिर नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में क्या किया जाता है, इसमें कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर। तो फ्लोरिकल्चर वर्ड ही से आपको लग रहा है कि यहाँ पे रियरिंग करेंगे और मैक्सिमम फ्लावर को जनरेट करेंगे, वो कल्टीवेट करेंगे, तो ऐसी स्टडी को क्या बोला जाता है, फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, साइंटिफिक प्रोसेसिंग करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली फूड को किस तरीके से प्रोसेस करें, प्रिजर्व करें, स्टोर करें और ट्रांसपोर्ट करें, ये वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको फूड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि अब बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो नहीं जिसको प्रिज़र्व करके ही सेल किया जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे जैसे नॉन वेजिटेरियंस लोगों को पता होगा कि फ़िशेस मिलती हैं, श्रिम्प्स मिलता है, और भी बहुत सारे वैरायटी मिलते हैं जो कि प्रिजर्व रहते हैं और उसको अच्छे से प्रोसेस करके, प्रिजर्व करके, स्टोर करके ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ऑफ सीज़न अगर डिमांड होती है तो, या फिर जिस प्लेस पे अवेलेबल नहीं है और वहाँ पे डिमांड है तो वहाँ पे उस डिमांड को कवर किया जाता है। तो ये कहाँ पढ़ते हैं हम, ये फूड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। फॉरेंसिक साइंस, तो फॉरेंसिक साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस फैक्ट्स ऑफ सिविलियन। तो फॉरेंसिक साइंस में हम ये ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम बहुत सारा फैक्ट्स को डिस्कवर करने का कोशिश करते हैं। अगर कोई केसेस हो गया, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन है और उसमें किसी चीज़ कोई केस हो गया, क्रिमिनल केस हो गया, तो उसमें फैक्ट्स कैसे जनरेट करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे, जैसे हेयर है, ब्लड का स्ट्रेन होगा, फिर नेल्स होंगे, ये सब चीज़ों से बहुत कुछ जनरेट किया जाता है, फैक्ट्स पता चलते हैं, और ये जो तरीका होता है इसको फॉरेंसिक साइंस कहा जाता है। फिशरी में क्या होता है, फिशरी में फ़िश को ही ये किया जाता है, ब्रीड किया जाता है, फिर रियर किया जाता है, फिर मार्केट में इसको भेजा जाता है मार्केटिंग के लिए। तो ऐसी स्टडी को फिशरी बोला जाता है या पिसीकल्चर भी बोला जाता है, ठीक है, पिसीकल्चर या फिशरी बोला जाता है फिश के ब्रीडिंग को, रियरिंग को और मार्केटिंग को। नेक्स्ट फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम, फॉरेस्ट्री में हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन का मतलब ही होता है प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है और ये चीज़ें माइक्रोब्स में हो रही होती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, देखिए अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो वहाँ पे जनरेट होता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये एक तरह का, जैसे वाइन बनाने का या बियर या फिर ये सब बनाने का तरीका भी, अल्कोहल जनरेट का तरीका भी है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होके, मतलब अगर माइक्रोब्स में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ऑक्सीडेशन होते रहता है, तो वहाँ पे क्या जनरेट होता है, इथाइल अल्कोहल, जिसको फिर रियरिंग किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। नेक्स्ट साइंस देख लेते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या होता है, क्या पढ़ा जाता है, स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर यंग वंस। तो जो हेरिडिटरी कैरेक्टर है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, फिर उसका ऑफस्प्रिंग, फिर उसका ऑफस्प्रिंग, और ये चलते रहता है। तो ये जो मैकेनिज़्म होता है जीन ट्रांसफ़र का या क्रोमोसोम ट्रांसफ़र, डीएनए ट्रांसफ़र का, ये जो चीज़ें हैं इसको हम पढ़ते हैं कौन से साइंस के अंडर, जेनेटिक्स के अंडर। फिर यहाँ पे एक वर्ड है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, तो ग्रोथ का मतलब होता है जब हमारे वेट में, वॉल्यूम में और साइज़ में इंक्रीज़ हो, ठीक है, परमानेंट इंक्रीज़ हो, तो इसको हम बोलते हैं ग्रोथ। किस किस में,
किस किस चीज़ में चेंजेस आएंगे, इंक्रीमेंट आएगा वेट में, वॉल्यूम में और साइज़ में, तो उसको बोला जाता है ग्रोथ। नेक्स्ट देख लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि मैनिपुलेशन ऑफ जीन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ऑर्गेनिज्म। वेट अ सेकेंड। ओके, तो इसमें क्या होता है, जीन को मैनिपुलेट किया जाता है ऑर्गेनिज्म, अच्छा ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, डिफेक्ट फ्री ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, या फिर ज़्यादा सस्टेनेबल, या फिर ज़्यादा रेजिस्टेंट, या फिर ज़्यादा एडेप्टेबल टू इन्वायरमेंट, ऐसा कुछ बनाने के लिए हम जो स्टडी करते हैं उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी में क्या होता है, गायनोकोलॉजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टडी किया जाता है। फिर नेक्स्ट है जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी में क्या होता है, जेरोंटोलॉजी में पढ़ते हैं हम एजिंग के बारे में, ठीक है, ओल्ड एज और एजिंग के बारे में पढ़ा जाता है जेरोंटोलॉजी में। फिर नेक्स्ट है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ये पार्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन का जो पार्ट है, जैसे कि एलिमेंट्री कनाल हो गया, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, और इससे रिलेटेड अदर डिजीज़ेस भी, जैसे स्टोमक का या इंटेस्टाइन का, ये सब का डिजीज़ भी अगर हम पढ़ते हैं तो हम उस साइंस को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। हाइपरटोनिक, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का क्या मतलब होता है, व्हेन टू सॉल्यूशन हैव डिफरेंट सॉल्यूट कंसंट्रेशन, द solution at ion which have higher concentration is called hypertonic. in two और फिर हाइपोटोनिक किसको बोलते हैं, इन टू सॉल्यूशन विच हैव लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। ठीक है, तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो उसको हाइपर बोलेंगे, ठीक है, और अगर कम होगा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन तो उसको हाइपो बोलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं होम्योथर्मिक। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, एनिमल्स हु हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड आर कॉल्ड होमथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड एनिमल हम किसको बोलते हैं, जिसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं हो सकता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि हमारा ही देख लीजिए, हम ऐसा नहीं है कि ठंडे के मौसम में हम अपने बॉडी के मैकेनिज़्म को चेंज कर लेंगे और ठंडे के मौसम में हमें ठंडा नहीं लगेगा। हमें क्या करना होता है, विद द हेल्प ऑफ जो भी है जैकेट, स्वेटर या ब्लैंकेट, ये सब से हम ठंडे से बचने की कोशिश करते हैं, अपने बॉडी को टेम्परेचर को नहीं चेंज कर पाते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, हम इसको नहीं बदल पाएंगे, इसीलिए हमारा प्लेसमेंट किस ग्रुप में रखा गया है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। और फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे एनिमल होंगे जो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेम्परेचर बॉडी का चेंज कर सकते हैं। उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो वैरिंग होता है, और वो जैसे मूव करेंगे उस हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करेंगे। तो ये आप किस में देख सकते हैं, ये एग्जांपल आप फिश में देख सकते हैं। फिश अपने बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकता है, उनको ज़रूरत नहीं है जैकेट और ब्लैंकेट ये सब पहनने की। they can change their body temperature, not like they are not like us। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हिस्टोस जो है इसका मतलब होता है टिश्यू। तो टिश्यू की स्टडी अगर हम करते हैं, टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन को हम पढ़ते हैं या इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, तो हम इसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। फिर हाइजीन। हाइजीन में क्या करते हैं, साइंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ। हेल्थ का ख्याल रखना अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वो हाइजीन में आ जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसको हम ग्रो करते हैं विदाउट सॉइल। ठीक है, देखिए प्लांट को ग्रो करने के लिए हमने बेसिकली पढ़ा हुआ है कि हमें लाइट चाहिए, हमें वाटर चाहिए, सन चाहिए और एक फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए। तो ये सब जो बेसिक फैक्टर है इससे प्लांट ग्रो करता है। बट हाइड्रोपोनिक्स में क्या होगा कि हाइड्रोपोनिक्स में सॉइल नहीं रखेंगे। ठीक है, सॉइल नहीं रखेंगे हम, और प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल नहीं रखेंगे, बट क्या करेंगे हम, इंस्टेड ऑफ दैट दिस प्लांट विल बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट। ठीक है, इसको न्यूट्रिएंट दिया जाएगा लेकिन इसको सॉइल नहीं दिया जाएगा।
तो जिसके वजह से ये प्लांट का ग्रोथ होगा। और ये इस स्टडी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, या हाइड्रोपोनिक्स मेथड से प्लांट का ग्रोथ कराना बोलते हैं। फिर हेमाटोलॉजी में क्या करते हैं, हेमाटोलॉजी में हम ब्लड की स्टडी करते हैं, हेपेटोलॉजी में हम लिवर की स्टडी करते हैं, इस्थियोलॉजी में हम फिशेस की स्टडी करते हैं। देखिए इस्थियोलॉजी वर्ड आपने देखा फिशेस से रिलेटेड, और एक आपने देखा था फिशरी या फिर पिसिकल्चर, आई हैड टोल्ड यू। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए अगर स्टडी करेंगे फ़िश का, जैसे कि फ़िश है तो इसका टेल फिन होता है, इसका एनल फिन होता है, इसका पेक्टोरल फिन होता है। ठीक है, अगर ये स्टडी करेंगे तो इसको हम इस्थोलॉजी बोलेंगे, फ़िश का स्टडी कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। और पिसिकल्चर में क्या होगा कि फ़िश है और इसका रियरिंग मेथड हम देख रहे हैं, इसको कैसे इसको ग्रो करना है, एक फ़िश से कैसे बहुत सारा फ़िश होगा, और फिर कैसे इसको हम रियर करेंगे, कैसे इसका मार्केट वैल्यू जनरेट करेंगे। तो ये स्टडी को हम पिसिकल्चर बोलते हैं। और जो स्टडी है सिर्फ फ़िश का, उसको हम बोलते हैं इस्थियोलॉजी। तो डिफरेंस ये डिफरेंस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम को, और बॉडी कितना रेजिस्टेंस है डिज़ीज़ के लिए, ये चीज़ हम पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी में। नेक्स्ट कैलोलॉजी में हम क्या करते हैं, तो ह्यूमन ब्यूटी की जो स्टडी होती है इसमें इसको हम बोलते हैं कैलोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट मेटाजोअन। मेटाजोअन इज़ अ टर्म, इट इज़ नॉट अ बायोलॉजीज ब्रांच। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम करते हैं मेटाजोअन्स में हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटोजोअन को आप देखते हैं ना, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या है, प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है अमीबा या पैरमेसियम या यूग्लिना। ठीक है, तो ये सब जो है ये सब यूनिसेलुलर एनिमल्स है, इसके पास एक ही सेल है। ठीक है, बट मल्टी सेलुलर, जब एक सेल फिर दूसरा सेल मिल गया, तीसरा सेल मिल गया, तब ऑर्गेनिज्म बना। और इस ऑर्गेनिज्म की अगर हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेटाजोअन्स। फिर मोनोसियस का मतलब क्या होता है, तो मोनोसियस और डायोसियस होते हैं दो फॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा, जैसे आप प्लांट को लेके चलिए, फ्लावर को लेके चलिए। ठीक है, तो फ्लावर में क्या होगा कि एक होगा पिस्टल होगा, एक होगा स्टैमन और ठीक है, तो स्टैमन होगा या पिस्टल होगा। तो इसमें अलग अलग जब फ्लावर में ऑर्गन्स रहते हैं। ठीक है, फीमेल प्लांट में जैसे रहेगा, जैसे स्टैमन हुआ या फिर ये पिस्टल हुआ, ये अलग अलग से रहेगा तो उसको मोनोसियस बोलते हैं। और एक ही प्लांट में रहेगा दोनों तो उसको डायोसियस बोला जाता है। फिर मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि जब बॉडी के फॉर्म्स को पढ़ा जाता है तो उसको बोलते हैं हम मॉर्फोलॉजी। और जब हम बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो हम इसको बोलते हैं एनाटमी। ठीक है, नेक्स्ट एक सेकंड, हाँ, नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी तक हो गया। फिर माइक्रोबायोलॉजी में हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। वायरस है या बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसकी अलग से ही ब्रांच होती है और ये बहुत पॉपुलर ब्रांच है। अब बहुत ज़रूरत पड़ती है ये ब्रांच की स्टडी की, और ये बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में अब एज अ ब्रांच इसको पढ़ाया जाता है। तो ये जो ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हम बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे बॉडी में है उसकी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल की पढ़ाई करेंगे तो हम उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे। माइक्रोबायोलॉजी हम तब कहेंगे जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट मेडिसिन में क्या करेंगे, मेडिसिन में डिजीज़ पढ़ेंगे और उसके हिसाब से ड्रग सजेस्ट किया जाता है, दवा सजेस्ट किया जाता है। तो ऐसे स्टडी को मेडिसिन बोला जाता है। मैमोग्राफी क्या है, मैमोग्राफी एक साइंस का या बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें कि हम डील करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर की अगर स्टडी करता है कोई तो उसको मैमोग्राफिस्ट बोला जाता है।
नेक्स्ट माइकोलॉजी, माइकोज वर्ड का मतलब होता है फंगी, तो स्टडी ऑफ फंगी अगर हम करते हैं तो उसको हम माइकोलॉजी बोलते हैं। अगर हम एल्गी का स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एल्गोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूट्रिएंट्स। हाँ, माइकोलॉजी हो गया। न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब होता है, तो दीज आर केमिकल सब्सटेंस taken as food which are necessary for various function, growth and health of living। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स, जैसे न्यूट्रिएंट्स तो है ना बेसिक न्यूट्रिएंट्स, जैसे है क्या क्या है हमारा बेसिक न्यूट्रिएंट्स। तो हमारा बेसिक न्यूट्रिएंट्स तो सबसे पहले प्रोटीन, ठीक है, फिर है फैट, फिर है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फिर विटामिन, फिर मिनरल्स, फिर क्या बच गया, वाटर। ठीक है, तो ये सब की जो न्यूट्रिएंट्स की पढ़ाई की जाती है, ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है जो बॉडी में फंक्शन जिसका होता है, ये सब इसको क्या कहा जाता है, इसको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। न्यूरोलॉजी में क्या करते हैं, तो न्यूरोज जो वर्ड है यहाँ पे उसका मतलब होता है न्यूरॉन। ठीक है, जो कि बेसिक यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन। तो ये जो न्यूरॉन की स्टडी होती है या नर्वस सिस्टम की स्टडी होती है, इसमें ब्रेन की भी स्टडी आएगी। तो ये सब जो हम करते हैं इसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। नियोनैटोलॉजी क्या होता है, ठीक है, नियोनेटस बोलते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं उनको नियोनेटस भी कहा जाता है। और इनकी जो स्टडी होती है नए जन्मजात शिशु की, तो उसको नियोनैटोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, नेफ्रोलॉजी जो यूनिट है इसमें, इसको नेफ्रॉन बोला जाता है। और ये बेसिक और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ठीक है, तो और किडनी को जाना जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये जो किडनी का स्टडी हम करते हैं इसको हम नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। वर्ड कहाँ से आया है, नेफ्रॉन से आ रहा है। चलिए यहाँ पे ऑस्मोसिस भी देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने डिफ्यूज़न देखा था ना, यहाँ पे अब ऑस्मोसिस देखिए। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वाटर का कंपोनेंट, वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे कम है। ठीक है, तो ये एक लेयर है जिसको हम बोलेंगे, रुकिए एक सेकेंड इसको अच्छे से बता दें। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। तो अब वेट, ठीक है, तो ये सेमी परमिएबल एक मेम्ब्रेन है। ओके, नाउ दिस इज़ वाटर। वाटर का कंटेंट ऊपर में हायर दिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो ये हायर कंसंट्रेशन वाटर का है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है वाटर का। तो अब जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं, तो ऑस्मोसिस में क्या होगा कि वाटर जो मॉलिक्यूल है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आएगा। ठीक है, डिफ्यूज़न में क्या होता है, डिफ्यूज़न में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि हम डिज़ोल्व्ड जो आयंस रहते हैं उसकी बात होती है। तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर कम है। यहाँ पे मान के चलिए कि जो आयंस हैं ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आई इज़ बेसिकली यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है आयन को। तो आई इस साइड बहुत है, उस साइड कम है। ठीक है, तो आई कैसे मूव करेगा, आई मूव करेगा फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू। और तब इसको बोलेंगे, जब डिज़ोल्व आयन की बात होती है, सॉल्यूट की बात हो रही है, तब उसको बोलेंगे डिफ्यूज़न। और जब वाटर का मूवमेंट होगा तब उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो यही है ऑस्मोसिस। नेक्स्ट ओडोंटोलॉजी। तो ओडोंटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जो दांत है और जो गम है इसकी पढ़ाई अगर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट बोन्स की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम कैंसर और ट्यूमर के बारे में पढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो ब्रांच है ये ऑब्स्टेट्रिक्स है। इसमें क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका केयर, जो जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन है और उसकी जो बर्थ से पहले वाली जो केयरिंग होती है या बर्थ के बाद वाली जो केयरिंग होती है, और ये जो स्टडी होगा इसको हम बोलेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम क्या करते हैं, बर्ड्स की पढ़ाई करते हैं और इसको बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। ऑफ्थैल्मोलॉजी, आई की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं ऑफ्थैल्मोलॉजी। नेक्स्ट ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्थोपेडिक्स में डायग्नोसिस एंड रिपेयर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ लोकोमेट्री सिस्टम। जो लोकोमोटरी सिस्टम है जिससे चलता है एक ऑर्गेनिज्म, इसके डिसऑर्डर को पहले तो डायग्नोस करना और जब मिल जाता है तो उसको रिपेयर करना, ये वाली स्टडी जो होती है वो हम ऑर्थोपेडिक्स में करते हैं। फिर फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, ये साइंस नहीं है, ये टर्म है बायोलॉजी का। तो ऐसे प्लांट जो फ्लोट करेंगे वाटर पे, छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होंगे लेकिन पानी के सरफेस पे ये फ्लोट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, प्लांट वाला जब वर्ड होगा तो प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन वर्ड आएगा, और जैसे ही एनिमल हो जाएगा तो जू प्लैंक्टन हो जाएगा। ठीक है, कोई एनिमल जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इस पे फ्लोट करेगा तो उसको जू प्लैंक्टन बोलेंगे, और अगर कोई प्लांट बॉडी फ्लोट करेगा तो उसको फाइटोप्लैंक्टन बोलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं पैरासाइट। पैरासाइट किसको बोला जाता है, तो पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। से फॉर एग्जांपल कि एक पेड़ है और इस पर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आ गया, इसके ब्रांच पे रह रहा है और डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर फूड के लिए भी और शेल्टर के लिए भी, मतलब इसको काट के खाने लगेगा और यहीं पे रहेगा भी। तो ऐसे जानवर को या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, ये भी कॉलेज में पढ़ना है हमें, पैरासिटिज्म, सिम्बायोसिज्म और भी बहुत सारा कमेंसलिज्म है, बहुत सारा रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो सब भी पढ़ना है, तो कभी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिर पोइकिलोथर्मिक किसको बोलते हैं, तो ऑर्गेनिज्म विच चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, इसको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड। अभी हम लोगों ने देखा था होम्योथर्मिक, है ना, जिसका कांस्टेंट रहता है वो होम्योथर्मिक, जिसका चेंज हो जाता है उसको पोइकिलोथर्मिक बोला जाता है। और होम्योथर्मिक को ऑल्सो वी कॉल इट वार्म ब्लडेड, सॉरी, और पोइकिलोथर्मिक को हम कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। हम कौन से कैटेगरी में आते हैं, हम आते हैं होम्योथर्मिक या फिर ये जो वार्म ब्लडेड कैटेगरी है उसमें। नेक्स्ट पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट इज अ सब्सटेंस दैट ऑब्जर्व लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ लाइक क्लोरोफिल फाउंड इन ग्रीन लीव्स। तो पिगमेंट हम ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे जो क्या करता है, जो लाइट को एब्जॉर्व करता है। ठीक है, उसको हम पिगमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट पैलियोंटोलॉजी, तो स्टडी ऑफ फोसिल्स अगर हम करेंगे तो उसको पैलियोंटोलॉजी बोला जाएगा। फिजियोलॉजी में एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फिजियोलॉजी में हम फंक्शन और वेरियस सिस्टम जो है ऑर्गेनिज्म का वो पढ़ते हैं। पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम डिजीज़ के बारे में, डिजीज़ और उसका इफ़ेक्ट, उसके काउजेबल एजेंट, उसके ट्रांसमिशन का तरीका, ये सब हम जो पढ़ते हैं साइंस, उसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी। नेक्स्ट पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम फ्रूट पढ़ते हैं, फ्रूट और उसको कैसे रियर करना है, कैसे फ्रूट की कैपेसिटी, किसी प्लांट के फ्रूट यील्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, पोमोलॉजी में पढ़ते हैं। साइकेट्री। साइकेट्री में क्या होता है कि जो मेंटल डिजीज़ है उसको ट्रीटमेंट की जाती है साइकेट्री में। फिर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें ह्यूमन के माइंड को और बिहेवियर को पढ़ा जाता है। पिसिकल्चर क्या है, पिसिकल्चर है रियरिंग ऑफ फिशेस। फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी भी इसको बोलते हैं। फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, में हम स्टडी करते हैं एल्गी के बारे में। पेडियाट्रिक्स क्या होता है, पेडियाट्रिक्स ऐसा मेडिसिन है, ऐसा साइंस है जिसमें हम चिल्ड्रन की डिजीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि चिल्ड्रन से रिलेटेड है उसको हम पढ़ते हैं पेडियाट्रिक्स में। फिर पैरासिटोलॉजी। तो पैरासिटोलॉजी के वर्ड से ही पता चल रहा है कि पैरासाइट की स्टडी होती है इसमें, तो अच्छे से इसमें पैरासाइट्स के बारे में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट फोटोबायोलॉजी। फोटोबायोलॉजी में क्या होता है,
फोटोबायोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि जो इफ़ेक्ट है लाइट का वो कैसा है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है किसी भी एनिमल में उसका चलने का जो तरीका है वो कैसा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये चीज़ हम फोटोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी होता है जिसमें हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हिस्ट्री क्या था, कहाँ से ओरिजिन हुए थे ये, तो ये सब जो हम चीज़ें पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनी। नेक्स्ट फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि ट्रीटमेंट पढ़ते हैं हम बॉडी का डिफेक्ट्स थ्रू मसाज और एक्सरसाइज। तो फिजियोथेरेपी में ये होता है कि बॉडी में कोई भी डिफेक्ट आ गया, ठीक है, तो उसको तरीका है चेक करने का या ट्रीट करने का मसाज और एक्सरसाइज के थ्रू, ठीक है, तो यही किया जाता है फिजियोथेरेपी में। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में क्या है? साइंस डीलिंग विद इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग, ठीक है, तो ऐसा साइंस जिसमें लिविंग बिंग पे मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उस पर जो रेडिएशन का असर होता है वो पढ़ाया जाता है, तो हम बोलते हैं उसको रेडियोलॉजी। राइनोलॉजी। राइनोलॉजी में क्या होता है? राइन का मतलब होता है नोज़, तो नोज़ की स्टडी या ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की स्टडी को राइनोलॉजी बोलते हैं। फिर सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी में क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के थ्रू पता चलता है बॉडी में सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो उस टेक्निक को बोला जाता है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, ठीक है। फिर साउरोलॉजी। साउरोलॉजी में क्या होता है? लीजर्ड्स की पढ़ाई होती है। सेरोलॉजी में क्या होता है? ब्लड की पढ़ाई या सेरम की पढ़ाई या एंटीजन की पढ़ाई या एंटीबॉडीज़ की पढ़ाई, ये सब हम कहाँ करते हैं? सेरोलॉजी में। फिर स्फिग्नोमाइलॉजी, स्फिग्मोलॉजी, ठीक है, तो स्फिग्मोलॉजी में हम क्या करते हैं? इसमें हम पल्स, जो हमारा पल्स रेट होता है वो स्टडी करते हैं। फिर आर्टेरियल प्रेशर है, इसको हम देखते हैं। फिर नेक्स्ट टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सब करते हैं। फिर टेलीपैथी में क्या होता है? टेलीपैथी में होता है कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स और आइडियाज़ फ्रॉम वन माइंड टू अनदर विदाउट नॉर्मल use of senses. In other word, this is प्रोसेस ऑफ मेंटल कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि बोल के नहीं मैसेज ट्रांसफ़र किया जाता है, ये मन में ही मेंटली कांटेक्ट करके कम्युनिकेशन को ट्रांसलेट करते हैं, मतलब कम्युनिकेट करते हैं, तो ऐसी स्टडी को हम टेलीपैथी कहते हैं। वेटनरी साइंस। वेटनरी साइंस में क्या होता है कि एनिमल के डॉक्टर्स होते हैं वेटनरी साइंस वाले, और वो हेल्थ केयर देखते हैं, हेल्थ ट्रीटमेंट देखते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स का, तो ऐसे साइंस को हम वेटरनरी साइंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही यहीं पे रखते हैं, कल करेंगे हम नया चैप्टर जिसको बोला जाएगा व्हाट इज़ लिविंग, ठीक है, कल अच्छे से इसको डील किया जाएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। तो यही था एक्सप्लेनेशन बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हमने देखा, हमने देखा कि कौन कौन से जो ब्रांचेस हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी है अंडरस्टैंड, मतलब समझने में, तो इसको वापस एक बार आप बुक के साथ इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। और चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आता है इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।